कैरेबियन सागर के बीच एक परिवार अपनी यॉट पर छुट्टियां मना रहा होता है। माँ जूलिया तैरने के लिए पानी में कूदती है। आराम करते समय उसे पैरों के पास कुछ अजीब सा महसूस होता है। कुछ सेकंड बाद वही अजीब एहसास फिर होता है। अब जूलिया घबरा जाती है और तेजी से यॉट की तरफ तैरने लगती है। अचानक कोई चीज उसकी टांग पकड़कर नीचे खींचने लगती है। वह घबराकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी बेटी केसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में व्यस्त रहते हैं। कुछ देर बाद टॉम को एहसास होता है कि पत्नी को घबराहट में संघर्ष करते हुए देख लेता है। यॉट को उसी दिशा में मोड़ता है और पानी में कूदकर जूलिया तक पहुंच जाता है। जैसे तैसे वह जूलिया को संभालते हुए वापस यॉट की तरफ तैरता है और बच्चे दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। लेकिन जूलिया खुद को समझाती है कि शायद ये सब लहरों की वजह से हुआ होगा। रात को सब मिलकर बेन का जन्मदिन मनाते हैं। इस दौरान केसी को उसके बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है। वह लैपटॉप लेकर बाहर जाती है। वीडियो कॉल में उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि शहर के ऊपर बहुत घने और काले बादल छा गए हैं। फिर अचानक कॉल ग्लिच होकर फ्रीज हो जाती है। केसी अंदर आकर परिवार को बताने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम कहता है कि शायद वे जमीन से दूर हैं, इसलिए सिग्नल कमजोर है। तभी अचानक सबको एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वे बाहर जाते हैं और देखते हैं कि व्हेल मछलियों का पूरा झुंड भटकते हुए गुजर रहा है। टॉम समझाता है कि व्हेल्स हमेशा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं, लेकिन जब कोई बड़ा तूफान आने वाला होता है तो वो रास्ता भूल जाती है। अचानक यॉट जोर से हिलती है और बेन गिरकर चोट खा लेता है। टॉम को चिंता होती है कि कहीं यॉट को नुकसान तो नहीं पहुंचा। वह पानी में डाइव लगाकर नीचे चेक करने जाता है। कुछ समय बाद वह ऊपर आता है, लेकिन उसके कंधे पर एक गहरा घाव होता है। जूलिया तुरंत उसका जख्म साफ करके सिलाई करती है। टॉम बताता है कि पानी के अंदर उसे लगा कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ा जीव तैर रहा था, लेकिन जब वह मुड़ा तो प्रोपेलर से कट लग गया। वह कहता है कि जो भी चीज थी बहुत विशाल थी। जूलिया लगातार रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करती है। केसी फोन में नेटवर्क ढूंढती रहती है, लेकिन कुछ काम नहीं करता। कुछ समय बाद यॉट पूरी तरह बंद हो जाती है और समुद्र के बीच फंस जाती है। जूलिया रेडियो पर एक अजीब आवाज सुनती है, लेकिन शोर इतना होता है कि कुछ समझ नहीं आता। टॉम बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिनों का खाना और पानी बचा है। वे बाहर जाते हैं और देखते हैं आसमान से कई जलते हुए गोले गिर रहे हैं। जहां जहां वो टकराते हैं वहां बड़े धमाके होते हैं। एक गोला पानी में सीधे उनके पास गिरता है। टॉम तुरंत इंजन चलाने की कोशिश करता है। इंजन किसी तरह स्टार्ट होता है, लेकिन तभी एक और विशाल आग का गोला उस इलाके में गिरता है। परिवार डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ लेता है। टॉम को अचानक समझ आता है कि ये उल्का पिंड नहीं, बल्कि सैटेलाइट्स गिर रहे हैं। उसी समय बेन देखता है कि यॉट से धुआं निकल रहा है। टॉम चेक करता है और पुष्टि होती है कि इंजन खराब हो चुका है। हवा तेज होने लगती है तो परिवार यॉट के अंदर छिप जाता है, बिना यह नोटिस किए कि कंपास अजीब तरीके से उल्टा घूम रहा है। यॉट उन्हीं से टकराती लहरों से जोर जोर हिलने लगती है। टॉम संघर्ष करके बाहर जाता है और लाइफ जैकेट्स लाता है, पर तभी वे देखते हैं जूलिया की नाक से खून बह रहा है। उधर केसी सिंक पर जाकर उल्टी कर देती है। टॉम रेडियो ट्राई करता है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिलता। एक हैच खुल जाता है और हवा अंदर घुसकर सब तोड़ने लगती है। टॉम एक फ्लेयर जलाता है और कुछ देर बाद चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। सुबह जब परिवार उठता है वे हैरान रह जाते हैं। समुद्र पूरी तरह गायब हो चुका था। यॉट अब सूखी जमीन पर अटकी हुई थी। कैसी नेटवर्क चेक करती है, पूरा सिस्टम डाउन। टॉम कंपास चेक करता है, कंपास उल्टा घूम रहा है। वह बताता है कि ऐसा अंतिम बार 7 लाख साल पहले हुआ था। केसी रोने लगती है। उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड मर गया होगा। जूलिया और टॉम बचा हुआ सामान चेक करते हैं। बेन अपने बर्थडे वाले गुब्बारे एक ऊंचे पत्थर पर बांध देता है। टॉम फिर रेडियो ट्राई करता है और आखिरकार एक आदमी से कनेक्शन हो जाता है। उसका नाम होता है नौ और वह एक सबमरीन का कप्तान होता है। वह बताता है मैग्नेटिक पोल्स उलट चुके हैं, समुद्र पीछे हट गया है, धरती के कई हिस्से डूब चुके हैं। उसकी सबमरीन भी जमीन पर अटकी है और वहां सिर्फ 3 लोगों की जगह है। वह कहता है जितनी जल्दी हो सके निकलो, समुद्र वापस जल्द आने वाला है। टॉम कैलकुलेट करता है सबमरीन तक पहुंचने में 2 से 3 दिन लगेंगे। अगली सुबह परिवार सामान तैयार कर रहा होता है। तभी टॉम पास में कुछ हिलता हुआ देखता है। वह एक लंगड़ा पागल सा आदमी होता है, हाथ में हारपून और साथ में उसका कुत्ता। टॉम उसे पानी देता है।
लेकिन वह आदमी अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ाता है और अचानक टॉम के सिर पर बोतल मारकर हमला कर देता है। फिर हार्पून टॉम के पेट में घोंप देता है। टॉम तड़पते तड़पते मर जाता है। जूलिया भागती है। वह आदमी उसके पीछे दौड़ता है और हार्पून फेंकता है। हार्पून उसके कंधे में लग जाता है। जूलिया दर्द सहते हुए यॉट के अंदर भागती है और बच्चों को चिल्लाकर कहती है, छुप जाओ। केसी और बेन सोफे के अंदर छुप जाते हैं। जूलिया उन्हें फ्लेयर गन देती है और खुद चाकू लेकर बाथरूम में छिप जाती है। वह आदमी जोर जोर से दरवाजा तोड़ता है और अंदर घुस जाता है। थोड़ा खाना उठाता है, फिर चारों तरफ लोगों को ढूंढता है। जूलिया समझदारी से दीवार के एक छोटे छेद से बाहर निकल जाती है। आदमी सोचता है कि जूलिया भाग गई, लेकिन तभी उसका कुत्ता उसे देख लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। चाकू से वार करके उस कुत्ते को मार देती है। कुत्ते की दर्द भरी चीख सुनकर वो पागल आदमी बाहर आ जाता है। अपने कुत्ते की लाश देखकर वो गुस्से से पागल हो उठता है। वो ऊपर चढ़कर टूटी हुई खिड़की तक पहुंचती है और धीरे धीरे अंदर घुसने लगती है, लेकिन वो आदमी पहले ही वहां पहुंच चुका होता है। उसका सिर जोर से फर्श पर दे मारता है। बच्चे ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं। तभी केसी हिम्मत जुटाती है, सोफे के अंदर से बाहर निकलती है और सीधे उस आदमी पर फ्लेयर गन चला देती है और देखते ही देखते पूरी यॉट में आग फैलने लगती है। बच्चे तुरंत वहां से भाग जाते हैं। जूलिया भी उठती है, टेबल से मैप और बैग उठाती है और बच्चों के साथ बाहर भाग जाती है। बेन और केसी अपने पापा टॉम के पास जाकर झार झार रोने लगते हैं। जूलिया भी उनके साथ बैठ जाती है और तीनों मिलकर आंसुओं के साथ टॉम को आखिरी अलविदा कहते हैं। उसी वक्त वो डरावना आदमी फिर से जलती हुई यॉट से बाहर निकल आता है। परिवार उसे देखकर फिर से घबरा जाता है और जोर जोर से भागने लगता है। पीछे से यॉट जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। आग का गोला बनकर हवा में उछलती है। वो तीनों एक छोटे से झरने के पास रुकते हैं ताकि थोड़ी देर आराम कर सकें। बेन खुद को कसूरवार मानने लगता है। उसे लगता है कि सब उसकी वजह से हुआ। जूलिया उसे प्यार से समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। रास्ते में एक छोटे से तालाब के पास बेन को एक मरी हुई हैमरहेड शार्क नजर आती है। वो हैरानी से उसे देखता रह जाता है। जूलिया पीछे मुड़कर देखती है तो उसे दूर से वही पागल आदमी फिर उनकी तरफ आता हुआ दिखता है। अब तीनों फिर से भागने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें बड़े बड़े मरे हुए समुद्री जीव और समंदर के नीचे जमा हुआ प्लास्टिक और कचरा दिखने लगता है। बेन अब बहुत धीरे धीरे चलने लगता है। जूलिया समझ जाती है कि वो डिहाइड्रेशन की हालत में पहुंच चुका है। वो सबको रुकने के लिए कहती है। बैग से पानी की बोतल निकालती है और ये देखकर दंग रह जाती है कि बोतल में पानी लगभग खत्म हो चुका है। कुछ देर बाद उन्हें दूर एक क्रैश हुआ एरोप्लेन दिखाई देता है। परिवार तय करता है कि रात वो इसी प्लेन के अंदर गुजारेंगे। सब थोड़ा थोड़ा स्नैक शेयर करते हैं। जूलिया टॉम की जैकेट पहनती है तो उसकी जेब में उसे उनकी फैमिली की एक फोटो मिलती है। फोटो देखते ही उसकी आंखें भर आती हैं। केसी धीरे से पूछती है, मॉम, आप और डैड की लव स्टोरी क्या थी? जूलिया हल्की मुस्कान के साथ पुरानी यादें ताजा करती हैं। टॉम हॉस्पिटल में मेरा पेशेंट था। एक दिन उसने मुझे फूल दिया और एक प्यारी सी कविता पढ़कर अपने प्यार का इजहार किया था। रात के बीच में केसी थोड़ा हवा लेने के लिए प्लेन से बाहर निकलती है। अचानक अंधेरे में वही डरावना आदमी पीछे से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जूलिया तैयार रहती है। वो पीछे से उस पर टूट पड़ती है और बार बार चाकू से वार करके आखिरकार उसे वहीं मार डालती है। केसी डर से कांपती हुई अपनी मां को गले लगाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। अगली सुबह जब वे बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उस आदमी की लाश पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं। परिवार नोटिस करता है कि उसके शरीर पर कई काटने के निशान हैं। मतलब इस इलाके में कोई और भी खतरनाक प्रजाति मौजूद है। जैसे ही वे उस जगह से निकलते हैं, कुछ केकड़े उस आदमी के मुंह से बाहर निकल आते हैं और उसकी लाश पर टूट पड़ते हैं। कुछ घंटों बाद जूलिया और केसी मैप देखकर रास्ता तय कर रही होती हैं। बेन धीरे धीरे उनसे आगे निकल जाता है। जूलिया चिल्लाती है, रुको बेन। लेकिन बेन एक तालाब के पास रुककर झुकता है और पानी पीने लगता है। जूलिया दौड़कर पहुंचती है, उसे पकड़कर बाहर खींचती है। धूप अब बहुत तेज हो चुकी होती है। परिवार अपने सिर कपड़ों से ढक लेता है। उन्हें कुछ पुरानी लोहे की कुर्सियां मिलती हैं। जूलिया और केसी मिलकर उन कुर्सियों से एक छोटा सा टेम्पररी शेल्टर बना लेती हैं। जूलिया बेन को एक इंजेक्शन लगाती है ताकि उसकी हालत और न बिगड़े और फैसला करती है कि वे रात वहीं बिताएंगे। सुबह होते ही जूलिया को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है।
वो बाहर झांक कर देखती है। दूर से केकड़ों का एक विशाल झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो घबरा कर बच्चों को उठाती है। तीनों भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते उन्हें दूर एक बड़ा सा कार्गो शिप दिखता है। वहां 3 क्रू मेंबर जिंदा होते हैं। एक औरत उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी 2 आदमी मना कर देते हैं और तीनों मिलकर खुद एक कंटेनर के अंदर बंद हो जाते हैं, परिवार को बाहर छोड़कर। केकड़े अब बहुत पास आ चुके होते हैं। जूलिया तेजी से बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ा देती है। खुद चढ़ने लगती है तो केकड़े उसके पैर पर जोर से काट लेते हैं। बच्चे पूरी ताकत से उसे खींचकर ऊपर चढ़ा लेते हैं। कंटेनर के एक बड़े छेद से कई केकड़े अंदर घुस जाते हैं। केकड़ों का झुंड उन पर हावी हो जाता है और दोनों को वहीं मार देता है। जूलिया अपने पैर के जख्म पर पट्टी बांधती है। दर्द और थकान से बेहाल होकर वह बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद वो होश में आती है तो खुद को रेत के भयानक तूफान के बीच अकेला पाती है। वो घबराकर बच्चों का नाम लेकर चिल्लाती है, इधर उधर दौड़ती है। उसे एक मरी हुई औरत का हथियार मिलता है। वो उसे उठा लेती है और जोर जोर से चिल्लाती रहती है, केसी, बेन। आखिरकार केसी वापस लौटती है और बताती है कि वो और बेन मदद ढूंढने गए थे, लेकिन उन्हें खुला कंटेनर मिलता है जिसमें वे तूफान थमने तक छिप सकते हैं। जूलिया टॉम का लाइटर निकालती है, अपने घाव को जलाकर सील करती है ताकि इन्फेक्शन न फैले। तूफान थमने के बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है। बॉडियों को चेक करते समय उन्हें एक रेडियो और एक गन भी मिलती है। जूलिया रेडियो से नाव से संपर्क करती है और बताती है कि उनका मैप खो गया है। नाव उन्हें बताता है कि उन पर आर्थ्रोपॉड्स ने हमला किया था, यानी ये केकड़े जैसे जीव जो कम ऑक्सीजन की वजह से पूरी तरह हिंसक और पागल हो चुके हैं। नाव चेतावनी देता है कि उसके इंस्ट्रूमेंट्स के अनुसार समुद्र उम्मीद से पहले लौट आएगा और उनके पास अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। नाव एक फ्लेयर फायर करता है। आसमान में एक सिग्नल उठता है। परिवार उसी दिशा में चलना शुरू कर देता है। आखिरकार दूर उन्हें सबमरीन नजर आती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़ा चट्टानी रास्ता पार करना होगा। जैसे ही वे उस संकरे पत्थरीले रास्ते से गुजरते हैं, दीवारें हिलने लगती हैं, ऊपर से भारी पत्थर गिरने लगते हैं। जूलिया तुरंत अपने बच्चों को एक साइड में धक्का देती है, खुद भी पीछे हट जाती है ताकि पत्थरों के नीचे ना आ जाए। जब धूल शांत होती है तो उनके बीच पत्थरों की एक बड़ी दीवार बन चुकी होती है। जूलिया बच्चों से चिल्लाकर कहती है, तुम दोनों बिना रुके आगे बढ़ जाओ। बहुत बहस और भावनाओं के बाद जूलिया वादा करती है, मैं तुम्हें बाद में ढूंढ लूंगी, बस तुम अभी जाओ। मजबूर होकर केसी अपने भाई बेन को पकड़कर आगे की ओर खींच ले जाती है। बच्चे चट्टाने चढ़कर सबमरीन के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं वो कमजोर आवाज में कहता है, मेरे लिए सब खत्म हो चुका है, अब तुम लोग सबमरीन ले जाओ। केसी सोचती है कि शायद अंदर एक एक्स्ट्रा सीट होगी, इसलिए वो वापस अपनी मां को लाने के लिए भागती है। उधर जूलिया देखती है कि दूर से केकड़ों का एक विशाल झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह गन से फायरिंग शुरू करती है, कुछ केकड़ों को मार गिराती है, लेकिन झुंड इतना बड़ा होता है कि सभी से लड़ना नामुमकिन लगने लगता है। तभी चट्टान के ऊपर केसी दिखाई देती है। वो नीचे हाथ बढ़ाती है। केसी उसे खींचकर ऊपर कर लेती है और दोनों मिलकर सबमरीन की तरफ भागने लगती हैं। बेन पहले से ही सबमरीन के ऊपर खड़ा होता है। केकड़े नौ के शव तक पहुंचते ही उसे खाने लगते हैं। वो गन को केकड़ों पर फेंकती है और खुद भी जल्दी से सबमरीन के अंदर चली जाती है। केकड़ों ने सबमरीन को चारों तरफ से घेर लिया है। इसी समय समुद्र वापस लौट आता है। तीनों तुरंत अपनी सीटों पर बैठते हैं, बेल्ट बांधते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। भारी लहरें सबमरीन को जोर जोर से इधर उधर पटकती हैं। जूलिया की आंखों के सामने पूरी जर्नी के फ्लैशबैक घूमने लगते हैं। वही हाई पिच दिमाग चीरने वाली आवाज फिर से सुनाई देती है और धीरे धीरे पूरा परिवार बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जूलिया और बच्चे होश में आते हैं। वो खुद को जिंदा देखकर सुकून की सांस लेते हैं। वे हैच खोलकर बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि लहरों ने सबमरीन को एक तबाह डूबे हुए शहर के बीच लापटका है। तीनों उस बर्बाद शहर को देखते हैं, टूटे हुए बिल्डिंग्स, सूनी सड़कें, दूर तक फैला पानी, और धीरे धीरे एक नई जिंदगी की तरफ चल पड़ते हैं।